नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं आपके साथ कृतिका। न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आप सभी के सामने रखी जाती है और न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहां प्रेजेंटेशन का मिलता है एक नया अंदाज, फिर वो खबर चाहे देश की हो या दुनिया की राजनीति की हो या अर्थव्यवस्था की या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई। खबर से जुड़े हुए हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर्स से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। तो टॉप लाइन के जरिए सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, जहां भारत की अब नई ताकत जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल और साथ ही अग्नि 6। लेकिन आखिर हाइपरसोनिक मिसाइल और अग्नि 6 मिलने के बाद में भारत कितना मजबूत होता हुआ नजर आएगा वो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो भी आपको बता दें, जहां यूएस की बड़ी हथियार डील हो चुकी है। जी हां, खाड़ी देशों के साथ ये सौदा हुआ है। 8.6 अरब डॉलर का ये सौदा हुआ है और आखिर इस सौदे के पीछे क्या वजह है बताएंगे इस खबर के बारे में भी। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर, जैसा हमने आपको बताया भी कि आम आदमी से जुड़ी हुई खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि निजी स्कूलों, दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन पर सरकार का ये हंटर चलता हुआ नजर आया और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से रेखा गुप्ता ने साफ तौर पर कहा कि अगर प्राइवेट स्कूलों ने नियमों की अनदेखी की या नियमों को नहीं माना तो कार्रवाई की जा सकती है और कठोर कार्रवाई होगी और इसके लिए वो खुद कभी भी किसी भी प्राइवेट स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच सकती हैं। लेकिन आखिर ये पूरी खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि दुनिया इस समय बदल रही है और जो जंग का मैदान है वो भी अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले एक समय में हुआ करता था, क्योंकि अब लड़ाइयां सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की रफ्तार में लड़ी जा रही हैं। और इस बदलते युद्ध समीकरण में अगर हम देखें तो भारत भी किसी से पीछे नहीं है। जी हां, भारत ने अब अपनी सैन्य ताकत को एक नया आयाम देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, जहां लक्ष्य सिर्फ ताकत दिखाना नहीं बल्कि दुश्मन की हर रक्षा प्रणाली को बेअसर कर देना है और इसका नाम है हाइपरसोनिक, यानी ऐसी रफ्तार जिसे पकड़ना तो बहुत दूर, ट्रैक करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। जी हां, डीआरडीओ ने जानकारी दी है कि भारत बहुत जल्द हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस होगा। जानेंगे इन हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम। तो भारत का यह हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम, जहां तेज गति हासिल करने का लक्ष्य भारत का है, युद्धों की जो बदलती रणनीति है उस पर सीधे तौर पर भारत की ये पैनी नजर और इसके साथ ही आपको बता दें कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम जो है वो भारत की तरफ से इस समय तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही डीआरडीओ प्रमुख की तरफ से जानकारी दी गई है। समीर वी कामत ने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी है कि भारत किस तरीके से अपनी ताकत को और बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर हम बात करें तो उससे भी जो हमारा देश है वो बहुत जल्द इससे भी लैस होगा। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल से जो रफ्तार है वो दोगुनी होती हुई नजर आएगी। एंटीशिप मिसाइल पर भी काम जो है भारत की तरफ से लगातार जारी है और दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को रोकने में कामयाब नहीं हो पाएगा, ये हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही ग्लाइड मिसाइल का पहला परीक्षण जो है वो बहुत जल्द ही मुमकिन है, बहुत जल्द ही पहला परीक्षण इसको लेकर के किया जाएगा। इसके साथ ही एंटीशिप मिसाइल जो है वो भी भारत विकसित कर रहा है, उस पर भी लगातार तेजी के साथ काम इस समय किया जा रहा है। ब्रह्मोस की तुलना में और ज्यादा तेज होगी ये मिसाइल। लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि अग्नि 6 की अगर हम बात करें तो अग्नि 6 किस तरीके से तबाही मचाएगी उस पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अग्नि 6 मिसाइल कार्यक्रम के लिए भी भारत की तरफ से लगातार तेज तैयारियां इस समय की जा रही हैं और अब सिर्फ इंतजार है सरकार से हरी झंडी मिलने का और जैसे ही सरकार से हरी झंडी मिलेगी तो ये काम शुरू कर दिया जाएगा। अग्नि सीरीज की ये आधुनिक मिसाइल होगी जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और इसकी मारक क्षमता की अगर हम बात करें तो वो है 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता होगी। ये इतनी दूर जाकर के वार कर सकती है और एक साथ कई परमाणु कार्यक्रम जो हथियार है उसे ले जाने में ये मिसाइल पूरी तरह से सक्षम और साथ ही एक साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे लक्ष्यों को निशाना बनाने में भी ये अग्नि 6 पूरी तरह से सक्षम है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विशाल,
भारत की अगर जब हम बात करते हैं तो भारत अब सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि निर्णायक जवाब देने की क्षमता भी इस समय तैयार कर रहा है। एक तरफ हाइपरसोनिक हथियार तो दूसरी तरफ अग्नि 6 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल ताकत। रुचिका देखिए, जो हम बात कर रहे हैं कि भारत पूरी तरह से डिफेंस करने के लिए तैयार है, अब मैं इसको उल्टा कहना चाहूंगा कि भारत पूरी तरह से स्वदेशी तरीके से अटैक करने के लिए तैयार है। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, ये हमेशा कहावत कही जाती है बॉक्सिंग के अंदर, और लड़ाई में भी ये बहुत कारगर साबित होती है। तो जब हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की, पहले हम ये समझ लें कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है। हम माक 5 की स्पीड ये बरकरार रखेगी, बट माक 5 की स्पीड का मतलब क्या है? यानी कि ध्वनि से 5 गुना ज्यादा, साउंड ऑफ स्पीड से 5 गुना ज्यादा, यानी कि 1.7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये जाएगी। ये एवरेज स्पीड है, ये 10 माक तक भी जा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इस तरह से अलग है क्योंकि ये मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत जबरदस्त है। ये दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती है, अपनी दिशा बदल सकती है, जबकि जो आम क्रूज मिसाइल होती है वो आग के तौर पे चलती है। आग जो है सेमी सर्कुलर उसका वो रहता है, ट्रैक रहता है जो रडार में पकड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो हमारी मिसाइल है हाइपरसोनिक है। तो शॉर्ट रेंज हमने पहले टेस्ट कर लिया, अब लॉन्ग रेंज हमने टेस्ट कर लिया। 1500 किलोमीटर तक ये बिल्कुल सटीक वार कर सकती है, यानी कि हम अपने मरीन लिमिट्स के अंदर रहते हुए, हमारी सी लिमिट्स के अंदर रहते हुए, बाहर से आते हुए किसी भी जहाज पर अटैक कर सकती है। आपने बात करी अग्नि 6 की, तो अग्नि 6 इंटर कॉन्टिनेंटल यानी कि अंतर महाद्वीप, एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट, तो एशिया का पूरा कॉन्टिनेंट हम कवर करेंगे, अमेरिका तक ये मार करने वाली मिसाइल प्रोग्राम है। तो इस तरह से भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी कॉल ऑफ नहीं किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा किस तरह से हमें 2 फ्रंट वॉर के लिए हमेशा तैयार रहना है, और अब हम सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहेंगे। अभी जो हमने ये टेस्ट किया है लॉन्ग रेंज शिप मिसाइल हाइपरसोनिक, वो सिर्फ कुछ देशों के पास है जिनमें अमेरिका, रूस और चीन शामिल है। इसके साथ ही एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत की अगर जब हम बात करें तो भारत इस समय एंटी शिप मिसाइल भी विकसित कर रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पाया है विशाल? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है, हमने शॉर्ट रेंज हमने टेस्ट कर लिया है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल के अंत तक शॉर्ट रेंज मिसाइलें भारतीय नौसेना में शामिल हो सकती है। लेकिन आपने बात की लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल की, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक ना सिर्फ नेवी के लिए बल्कि एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के वेरिएंट्स भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले 2027 के एंड तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि नेवी इसको पूरी तरह से टेस्ट करेगी, अप्रूव करेगी, और फिर ये शामिल हो जाएगा सबसे पहले नेवी में, देन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करेंगे पश्चिमी एशिया की, जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। बातचीत की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन भरोसे की कमी नजर आ रही है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इलाके में हलचल तेज कर दी। जी हाँ, अमेरिका ने इस आपदा में अवसर खोज लिया है। अमेरिका ने खाड़ी देशों के लिए हथियारों का एक पूरा पिटारा खोल दिया है, और वो भी छोटे मोटे नहीं बल्कि $8.6 अरब की मेगा डिफेंस डील जो की गई है, जिससे कतर से लेकर कुवैत तक, इजराइल से लेकर यूएई तक। दरअसल हम सभी जानते हैं कि हथियार बेचना अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस है, और इस तनाव के बाद वो अपने मंसूबे में कामयाब भी हो रहा है। आखिर किस देश को कितने डॉलर के हथियार मिलेंगे बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं यूएस की मेगा डिफेंस डील। तो जी हाँ, यूएस ने अपना जो हथियारों का पिटारा है वो इस समय खोल दिया है, और ईरान के साथ तनाव लगातार जारी है, लेकिन इन सबके बीच में $8.6 अरब की ये डिफेंस डील हुई है। इसको मंजूरी अब मिल चुकी है। कतर, कुवैत और साथ ही इजराइल की जब हम बात करें, इसके साथ ही यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो की तरफ से इसका ऐलान किया गया है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना ही ये बड़ा फैसला लिया गया है, और इसके पीछे हवाला दिया गया है आपात स्थिति का हवाला इसके पीछे दिया गया है। तो कतर, कुवैत, इजराइल और यूएई को ये हथियार मिलेंगे। $8.6 अरब के जो हथियार है वो अमेरिका बेचने जा रहा है इन 4 खाड़ी देशों को।
लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच जो टकराव की स्थिति है वो भी लगातार बनी हुई है, क्योंकि अब कई सारी कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि बातचीत हो सके, जो स्थिति है उन पर कंट्रोल कर सके, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी चीजें नहीं बैठ पा रही हैं। ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि ईरान जो है वो, ट्रंप ने कहा है कि ईरान प्रस्ताव से वो नाखुश हैं और इसके साथ ही ईरान की कुछ मांगों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं असहमत है। और कुछ सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये दावा भी किया गया है कि ईरान जो है वो कई गुटों में बटा हुआ है, ये भी कहा गया है। ये आपको एक बार सुनाते हैं। There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपने सुना, लेकिन सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पश्चिम एशिया में तनाव है, उस स्थिति को देखते हुए उस आपदा को अवसर में बदलने का काम अमेरिका इस समय कर रहा है और 4 खाड़ी देशों को हथियार बेचने की जो पूरी डील है वो इस समय साइन की गई है। आखिर किस देश को कितने हथियार मिलेंगे वो आपको बता देते हैं। कतर को $4.01 बिलियन का जो पैट्रियट एयर मिसाइल सिस्टम है वो दिया जाएगा। कुवैत की जब हम बात करें तो $2.5 बिलियन का बैटल कमांड सिस्टम कुवैत को दिया जाएगा। इजराइल की अगर हम बात करें तो $2.5 बिलियन का बैटल कमांड सिस्टम इजराइल को भी दिया जाएगा। और इसके साथ ही यूएई $147 मिलियन के प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम यूएई को दिया जाएगा। तो ये 4 देशों के साथ में ये पूरी डील इस समय साइन की गई है अमेरिका की तरफ से। तो सीधे तौर पर आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश अमेरिका इस समय कर रहा है और 4 खाड़ी देशों के साथ ये डिफेंस डील इस समय साइन की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, हथियारों की इस डील की अगर हम बात करें तो क्या इस डील से क्षेत्र में शांति आएगी या फिर हथियारों की जो ये होड़ है वो पश्चिम एशिया को एक और बड़े टकराव की ओर धकेल सकती है? देखिए कृतिका, निश्चित तौर पे ये जो हथियार दिए जाते हैं, हथियार लिए जाते हैं, ये 2 देशों की जो आपसी जरूरतें होती है उनके मुताबिक दी जाती है। और जिस तरह से हमने देखा था कि अमेरिका और इजराइल ने जब हमला किया ईरान के ऊपर, तो ईरान ने बदले की कार्रवाई में कहाँ हमला किया? कतर पे हमला किया, कुवैत पे हमला किया, यूएई पे हमला किया, बहरीन पे हमला किया, सऊदी अरब पे हमला किया। तो इन सारे देशों पे उन्होंने हमले किए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो अमेरिकी अड्डे हैं इन देशों में, उन जगह पे हमले किए हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें कई ऐसी जगहों पे भी हमले हुए जहां अमेरिकी अड्डे नहीं थे। कई जगह तो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट था जहां पानी को, खारा पानी को शुद्ध बना के लोगों के पीने के काम में लाया जाता है। ऐसी जगहों पर भी हमले हुए। तो ऐसी स्थिति में इन सारे देशों को भी ये जरूरत है कि उनको अपने भी सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तैयारी करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने अभी तक ईरान पे एक भी कोई मिसाइल नहीं छोड़ा, एक भी कोई ऐसी कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की जिससे ईरान जो है और ज्यादा उन पे गुस्सा हो। लेकिन उन्होंने हमले को बचाने, हमले से बचने के लिए जरूर कुछ उपाय किए हैं। और ये जो सारे उपाय आप देख रहे हैं जिसमें कि $5 बिलियन कतर को दिया जा रहा है, $2.5 बिलियन कुवैत को दिया जा रहा है, इजराइल को $992 मिलियन दिया जा रहा है और $147.6 मिलियन यूएई को दिया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एयर मिसाइल डिफेंस से रिलेटेड है, जो उधर से मिसाइलें आएंगी उनको रोकने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो प्रिसीजन स्ट्राइक, मतलब कुछ टारगेट करके जहां स्ट्राइक किए जा सकते हैं उनको है। कुछ इंटीग्रेटेड बैटल ग्राउंड के लिए है कि वहां से कुछ इंटीग्रेटेड कुछ ऐसी स्थिति होगी तो सबको मिला के सुरक्षा कर सके। तो ये सुरक्षात्मक कार्रवाई के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन सभी देशों के पास बड़ी सेना नहीं है और ये सभी देश जो है वो अपने आप को सेना डिफेंस के हिसाब से बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर रहे थे। वो विकसित हो रहे थे अपने आप, लेकिन विकास का उनका जो पूरा तरीका था वो अपने आर्थिक विकास कर रहे थे। सैनिक विकास की जिम्मेदारी उन्होंने अमेरिका को दे दी थी। लेकिन इस बीच में इन्हें भी लगा कि अमेरिका उस तरीके से इनकी सुरक्षा नहीं कर पाएगा अगर इनके पास अपने कोई हथियार नहीं हो। तो इसीलिए इन्होंने इन हथियारों की मांग की है। और ये हथियार जो है वो पूरी तरह से जो कमेटी होती है, जो सीनेट कमेटी होती है अमेरिका की, उस कमेटी में 30 दिनों का समय होता है। 30 दिनों के समय में पास किया जाता है। हालांकि जो एलाइज होते हैं, जो
मित्र देश होते हैं उनके लिए 15 दिन का समय रखा गया है। लेकिन एक इमरजेंसी पावर होता है अमेरिका के राष्ट्रपति को, और उस इमरजेंसी पावर के तहत वो तुरंत इसकी सप्लाई कर सकते हैं। उसी इमरजेंसी की पावर के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने ये देने का निर्णय लिया है और शुक्रवार को इसकी घोषणा भी की गई है। तो ऐसे माना जा सकता है कि वो जो ईरान के अड़ोस पड़ोस के देश है उनको सबलीकरण के लिए ये खरीद बिक्री का जो ये चला है ये उसके लिए है। जी, इसके साथ ही अखिलेश, अगर हम देखें तो हम सभी ये बात जानते हैं कि अमेरिका और ईरान की जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण है, पहले से ही तल्ख है, और ऐसे में ये डील, क्या दूरगामी असर इसके क्या होते हुए नजर आ सकते हैं अखिलेश? देखिए, निश्चित तौर पे इसके दूरगामी नतीजे होंगे, और दूरगामी नतीजे इस रूप पे भी होंगे कि देखिए, अगर आप बलवान नहीं है तो कोई भी आपको कमजोर मानकर हमले करेगा। अगर उनकी लड़ाई किसी और से है, अगर ईरान की लड़ाई अमेरिका से है या इजराइल से है, तो उनको बहरीन और कुवैत के आम लोगों की जिंदगी को तबाह करने की कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये हुआ है, तो इसलिए इनके अंदर भी ये है कि सुरक्षात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, और इसके दूरगामी नतीजे ये हो सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ईरान ऐसी कोशिश ना करे, उनकी जहां लड़ाई है वहीं लड़ाई करे। और अभी हमने देखा कि कल ही ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने इस इलाके के कई देशों के लोगों से बात की है, उसमें सऊदी अरब के भी लोग हैं, उसमें कुवैत के विदेश मंत्री भी हैं, उसमें जो है इजिप्ट के विदेश मंत्री हैं, तो वो भी विदेश मंत्रियों से बात कर रहे हैं, वो अपनी बात पेश कर रहे हैं। लेकिन इन देशों को अब यह महसूस हो रहा है कि थोड़ी सी ताकत जुटाना जरूरी है, ताकि अगर इस तरह के हमले कोई करे, औचक हमले करे किसी और बहाने से, अगर उनके नागरिकों की सुरक्षा को खतरा हो तो इनके पास वो ताकत होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका दूरगामी प्रभाव यही होगा कि ईरान जैसे देश इस तरह की हरकतें नहीं कर पाएंगे शायद आगे। और जिस तरीके से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करके रख लिया है, सारे देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, पूरी दुनिया की जो सप्लाई है वो चौपट हो रही है, तो ये सबलीकरण जो है वो हो सकता है कि उसका दूरगामी प्रयोग फायदे में हो, उसका सकारात्मक असर पड़े। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और न्यूज मंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात करते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल पिछले काफी समय से जो अभिभावक हैं और पेरेंट्स हैं वो स्कूलों को लेकर तमाम शिकायतें कर रहे थे कि प्राइवेट स्कूल एक मुश्त या फिर 3 महीने के आधार पर फीस वसूल रहे हैं, और इसके साथ ही बच्चों की किताबें और ड्रेसेस की खरीदारी किसी विशेष दुकान से करने के लिए फरमान दे रहे हैं। पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जी हां, इसे लेकर खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, और उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि नियमों का पालन हर हाल में किया जाए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी भी समय पर किसी भी स्कूल का निरीक्षण कर सकती हैं। पेरेंट्स पर जबरदस्ती बिल्कुल अब नहीं चलेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आखिर क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं मनमानी की तो खैर नहीं। तो जी हां, शिक्षा माफिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये हंटर चलता हुआ नजर आया, और प्राइवेट स्कूलों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से ये सख्त एक्शन लिया गया, जहां और ये कहा गया है कि अगर प्राइवेट स्कूलों में अगर ये नियम तोड़ा जाता है तो अधिग्रहण किया जाएगा स्कूलों का
सीधे तौर पर यह निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कभी भी निरीक्षण कर सकती हूँ, किसी भी प्राइवेट स्कूल का निरीक्षण करने के लिए मैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकती हूँ। इसके साथ ही अभिभावकों पर जबरदस्ती जो है स्कूलों की तरफ से, प्राइवेट स्कूलों की तरफ से, वो अब बिल्कुल नहीं चलेगी और खास दुकानों से खरीदारी का दबाव जो था वो अब खत्म हो जाएगा। ये बात उनकी तरफ से कही गई है। तो सीधे तौर पर ये नए सीधे निर्देश इस समय दिए गए हैं। अभिभावक जो है वो मनचाही दुकान से ही अपना सामान खरीद सकते हैं, फिर चाहे वो स्कूल की किताबें हो या फिर स्कूल की ड्रेसेस हो। और इसको लेकर के स्कूल की तरफ से जानकारी देनी होगी वेबसाइट पर कि आप स्कूल की ड्रेस और किताबें जो है कहां से ले सकते हैं। और सुविधा के लिए कम से कम 5 से 6 दुकानों का आपको विकल्प देना होगा। आप किसी एक दुकान को लेकर के प्रेशराइज नहीं कर सकते कि वहीं से किताबें या स्कूल की जो ड्रेसेस है वो खरीदी जाए। वेंडर थोपने की अनिवार्यता जो है वो बिल्कुल खत्म की जाएगी। और इसके साथ ही अभिभावकों से जो गंभीर शिकायतें मिल रही हैं, जो लगातार तमाम शिकायतें आ रही थी, उनको ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम इस समय उठाया गया है और शिक्षा के व्यवसायीकरण पर ये कड़ा प्रहार के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये नियम लाया गया है और इसके तहत, लेकिन आखिर जो शिकायतें थी वो क्या शिकायतें थी वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि सीधे तौर पर प्राइवेट स्कूलों का जो फीस टॉर्चर है वो भी इसी के साथ खत्म हो रहा है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अब जबरन आप एडवांस या फिर 3 माही फीस जो ली जा रही थी उस पर अब रोक लग जाएगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नया आदेश इसको लेकर जारी किया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल की तरफ से या तो 1 साल की फीस आप एक साथ भरते हैं या फिर 3-3 महीने क्वार्टरली फीस दी जाती है। लेकिन अब इस पर भी रोक लग जाएगी और जो पेरेंट्स हैं वो अपनी मर्जी से फीस दे सकते हैं। आप सिर्फ 1 महीने की फीस से ही ले सकते हैं, यानी कि अगर उससे ज्यादा अगर आप किसी पेरेंट्स को देनी है तो वो अपनी मर्जी से दे सकते हैं, उन पर किसी प्रकार का दबाव आप नहीं डाल सकते। ये बात सीधे तौर पर कही गई, जिससे ये कहा जा सकता है कि जो फीस टॉर्चर था प्राइवेट स्कूलों की तरफ से वो अब खत्म हो जाएगा और प्राइवेट स्कूल सिर्फ हर महीने फीस ही ले पाएंगे। एडवांस या तिमाही फीस पर सीधे तौर पर ये रोक है, लेकिन पेरेंट्स और अभिभावक जो हैं वो अपनी मर्जी से एडवांस और 3 महीने की फीस दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बात और कही कि मैं कभी भी किसी भी वक्त आकर के और निरीक्षण कर सकती हूँ। दरअसल आरोपों की कई सारी झड़ी प्राइवेट स्कूलों पर लगी हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलों पर कमीशनखोरी का एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। स्कूल और दुकानदारों की सीक्रेट सेटिंग का ये गंभीर आरोप प्राइवेट स्कूलों पर लगता है। इसके साथ ही ये कहा जाता है कि जो तय दुकान है वहीं से आप खरीदारी कीजिए, ये पेरेंट्स पर इस तरीके का दबाव डाला जाता है। मुनाफे के लिए मोटा कमीशन स्कूल और दुकानदार के बीच में सेट होता है। हर साल जो किताबों के पब्लिशर्स हैं उन्हें बदल दिया जाता है, जिससे कि बच्चे हर साल नई किताबें खरीदें और बाजार में जब नई खास किताबें जो है वो नहीं मिलती हैं तो वो एक स्पेशलिस्ट दुकान से ही मिल पाती है। ऐसे में किताबों पर मनमानी MRP मैक्सिमम रेटिंग प्राइस जो है वो भी छाप दिया जाता है। महंगी स्टेशनरी खरीदने में भी जबरदस्ती स्कूलों की तरफ से की जाती है। तो इस तरीके के कई सारे गंभीर आरोप स्कूलों पर है। यूनिफॉर्म डिजाइन में हर साल बदलाव किए जाते हैं, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं हर साल ड्रेसेस खरीदने पे। पुरानी किताबें इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया जाता है स्कूलों की तरफ से, ये भी गंभीर आरोप लगा हुआ है। और जब विरोध किया जाता है बच्चों की तरफ से तो उनके साथ भेदभाव होता है। अब ऐसे में प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी है उस पर रोक लगाते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पर यह आदेश दे दिया है कि जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक, अब बच्चों के लिए ड्रेस या फिर किताबें किसी भी दुकान से खरीदने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और शिकायत मिलने पर स्कूल का टेक ओवर भी किया जा सकता है। आपको सुनाते हैं। दिल्ली के किसी भी प्राइवेट स्कूल में मैं खुद इंस्पेक्शन पे पहुंच सकती। हर स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, उसकी वेबसाइट पे या उसका अपना कोई स्टोर है जहां से वो किताबें देते हैं, वहां पे भी आपको लिखित रूप में ये कहना होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ड्रेसेस, बुक्स और स्टेशनरी कहीं से भी खरीद सकते हैं। कोई मजबूरी नहीं है कि वो स्कूल से ही लें या आपके बताए हुए एक ही वेंडर से उनको किताबें लेना उनकी मजबूरी हो। इसमें कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ पाई गई तो उस स्कूल पे सख्त से सख्त एक्शन होगा और टेक ओवर भी हो सकता है। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मोहित शुक्ला इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। मोहित, सीधे तौर पर एक बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, एक बड़ा बोझ
3 महीने की फीस एक साथ जमा करना या पूरे साल भर की फीस जमा करना, उससे कहीं ना कहीं राहत। और इसके साथ ही जो लगातार शिकायतें आ रही थी कि जो स्कूल की किताबें हैं, कॉपियां हैं, वो सिर्फ आप एक पर्टिकुलर दुकान से खरीदे, जो ड्रेसेस है पर्टिकुलर दुकान से खरीदे, उससे भी अब राहत। बिल्कुल कृतिका, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार ने बड़ा हंटर चलाया है और यही वजह है कि अब स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, स्कूलों की शैतानी नहीं चलेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने साफ तौर पर यह फरमान सुना दिया है, उन्होंने कह दिया है कि अब स्कूल किसी भी पेरेंट्स को आप लगातार 3 महीने की या साल भर की फीस एक साथ जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप समझिए कि जब 3 महीने की फीस एक साथ जमा करनी पड़ती थी पेरेंट्स को, तो ये कहीं ना कहीं एक आर्थिक बोझ के तौर पर देखा जाता है। आप समझिए कि किसी भी व्यक्ति को, आपको पता है, एक साथ 3 महीने की सैलरी तो नहीं मिलती है, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत लाजिम बात है कि एक साथ आप कैसे फीस जमा कर सकते हैं। तो चाहे वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ गई है। एक बड़ी खबर का सीधा रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त की जो बड़ी खबर है काफी महत्वपूर्ण। ये बड़ी खबर जहां टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और हर बूथ पर दिक्कत की संभावना, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कही गई है। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सर्कुलर में कही गई बातें लागू हो, राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना शामिल हो, ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, राज्य सरकार के नॉमिनी भी मतगणना शामिल हो, इलेक्शन कमीशन ने ये बात कही है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, टीएमसी की जो याचिका है उस पर सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई और वहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बड़ी बातें इस समय कही गई है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि राज्य सरकार के जो नॉमिनी है वो भी मतगणना में शामिल हो, और टीएमसी की याचिका थी जिस पर सुनवाई इस समय हो रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं, टीएमसी की याचिका पर ये बड़ी सुनवाई। तो आपको बता दें कि टीएमसी के हर बूथ पर दिक्कत की संभावना है, ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही है कि हर जहां वोटिंग हुई है वहां पर हर बूथ पर दिक्कत की संभावना इस समय है, और राज्य सरकार के जो नॉमिनी है वो भी मतगणना में शामिल हो। इलेक्शन कमीशन ने ये बात अपनी रखी है कोर्ट के आगे। तो इस समय टीएमसी की जो याचिका थी उस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, और टीएमसी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये बात कोर्ट के सामने रखी गई है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2 चरणों में चुनाव हुए, तो जिसके बाद में अब 4 तारीख को मतगणना होगी, लेकिन मतगणना से पहले कई तरीके के गंभीर आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं। और आज की अगर हम बात करें तो कई बूथों पर आज दोबारा से वोटिंग भी की जा रही है, क्योंकि कई सारे बूथों पर शिकायतें सामने आई थी पश्चिम बंगाल के अंदर जब वोटिंग हुई। तो ऐसे में कई बूथों पर आज वोटिंग भी हो रही है, और ऐसे में ये पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जहां टीएमसी की याचिका पर सुनवाई, और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि हर बूथ पर दिक्कत की संभावना है। और तो ऐसे में यह भी कहा गया कि राज्य सरकारों के जो नॉमिनी है वो भी मतगणना में शामिल हो। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके साथ? तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि चुनाव आयोग जो वोटिंग के समय पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर नॉमिनी नियुक्त करता है, उसको लेकर के उस अपना जो ईसी का सर्कुलर है उसका पालन नहीं हो रहा है, और उसमें केवल केंद्र सरकार के नॉमिनी को मतगणना के समय मौजूद रहने की अनुमति दी जा रही है ईसी की तरफ से, और राज्य सरकार के नॉमिनी को अभी तक किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई है। आज जब सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो खुद राज्य सरकार का अधिकारी है। ऐसे में चुनाव आयोग के खिलाफ जो भी वो आशंकाओं के आरोप लगा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस, वो निराधार हैं। इसके बावजूद उन्होंने आश्वासन दिया कि जो चुनाव आयोग की जिस सर्कुलर का जिक्र तृणमूल कांग्रेस के तरफ से किया जा रहा है उसी के अनुपालन में नॉमिनी नियुक्त किए जाएंगे। यानी रिटर्निंग ऑफिसर तो था ही पश्चिम बंगाल सरकार का, लेकिन जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अभी एक नॉमिनी वहां पर मौजूद रहेगा, इसीलिए किसी तरह की आशंका जताने की जरूरत तृणमूल को नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये याचिका दाखिल नहीं भी की गई होती तो भी हम उसी सर्कुलर के अनुपालन में अधिकारियों की नियुक्ति करते। अगर उन्होंने चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर के भी एक आपत्ति जताई कि रिटर्निंग ऑफिसर राज्य सरकार का है, तो इस तरह लेबल क्यों किया जा रहा है याचिका में कि कौन अधिकारी सेंटर का है, कौन स्टेट का है, सब मिलकर काम कर रहे हैं वहां पर जो वोटों की गिनती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
न्यूज पंच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।